Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to this week's weekly wrap up. तो इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के, दैट इज 13th अप्रैल से 19th अप्रैल, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थे. क्विकली वी विल हैव लाइक अ रैपिड डिस्कशन ऑफ द सेम. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल. इस हफ्ते 14th अप्रैल को क्या मनाया हमने? अंबेडकर जयंती. सो दिस वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अंबेडकर जयंती. इनके बारे में हमने फैक्ट्स देखे, जैसे कि he belonged to the Mahar caste, okay, which was considered as untouchable at that time. He completed his education in India and abroad, and he is known as the chairman of the drafting commission. इसीलिए इनको कहते हैं principal architect of the Indian Constitution, right? ये chairman रह चुके थे जहाँ पे हमने हमारा constitution बना है. इनके अलावा इन्होंने कौन से political parties बनाए हैं इसका भी ध्यान रखना है. Independent Labour Party, later शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन. हमको ये भी पता है ही साइंड द पूना पैक्ट. और ये पूना पैक्ट किसके साथ इन्होंने साइन किया था? यस, इट वाज विद गांधी जी. एंड ये जो पूना पैक्ट है, व्हाट डिड इट गिव? इट गिव जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर होम? फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट. जॉइंट इलेक्टोरेट्स यहाँ पे दे दिए गए थे फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि रिजर्वेशन उनको दिया था इन 1932 पूना पैक्ट के अंदर. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. ये इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं. इनके अलावा हम देखते हैं बहुत सारी बुक्स इन्होंने ऑथर किए हैं. फर्स्ट इज एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हु वर द शूद्रास. ये आपको बुक्स के नाम याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956. मरने के बाद इनको भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, दिया गया था 1990 में. सो ही वाज आल्सो गिवन द भारत रत्न. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू ऑपरेशन चक्रा. नाउ क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन चक्रा किससे रिलेटेड है? ये एक सीबीआई रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है. विद रिगार्ड टू व्हाट? विद रिगार्ड टू डिजिटल अरेस्ट स्कैम. विद रिगार्ड टू डिजिटल अरेस्ट स्कैम. क्या होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम? यहाँ पे कुछ फ्रॉडस्टर्स, कुछ साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे क्या करते हैं? आपको वीडियो कॉल करते हैं एंड दे पोज एज ऑफिसर्स. Okay, they pose as police officers, they pose as CBI officers या NVD officers, and आपको बोला जाता है कि you are digitally arrested. आप बाहर नहीं जा सकते हो, किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो. हमारे जो लोग हैं आपको चारों तरफ से घेर चुके हैं, आपके घर पे आ जाएंगे unless you pay your fine. जो भी यहाँ पे आपको स्कैम किया जा रहा है. So इसको टारगेट करके they have found 4 people who have done this digital arrest in UP and in Maharashtra. तो यहाँ पे आपको सीबीआई के बारे में पूछा जा सकता है, ऑपरेशन चक्र के बारे में पूछा जा सकता है. कमिंग टू व्हाट इज सीबीआई. सीबीआई कब बना था? सीबीआई बना था 1963 में एक आदेश से. किसके आदेश से? एक नोटिफिकेशन से. किसने नोटिफिकेशन दिया? कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये एक रेकमेंडेशन था किस कमेटी का? संतनाम कमेटी था, जिन्होंने रेकमेंड किया कि ऐसे कोई बॉडी होनी चाहिए, सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे कुछ ऐसे क्राइम्स. कैसे क्राइम्स? जैसे हम बात करते हैं करप्शन रिलेटेड क्राइम्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, वी हैव कन्वेंशनल क्राइम्स. ऐसे क्राइम्स जो इंडिया को यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं. सो देयरफॉर वी हैड दिस बॉडी. ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? दिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर डायरेक्टली आती है. सो प्राइम मिनिस्टर इज द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. ये जो बॉडी है अपना पावर्स डिराइव करती है कौन से एक्ट के थ्रू? इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है बॉडी, ना कि ये लॉ से आया है. इसीलिए इट इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नाइदर स्टैट्यूटरी, बिकॉज ये बस एक नोटिफिकेशन के दौरान आया है. हम देखते हैं इनका जो अभी करंट सीबीआई है, दैट इज प्रवीण सूद. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई. लेट्स ऑल्सो प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. अगला जो आर्टिकल है द हिंदू में दिया था इस हफ्ते, इट टॉक्ड अबाउट बर्थ्स एंड डेथ्स जो है ये प्रॉपर्ली रजिस्टर होना चाहिए. एंड इसके लिए वी हैव द आरजीआई जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. इन्होंने कहा है कि 21 डेज के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, दे नीड टू गिव इन द डेटा कि कितने बर्थ्स हुए हैं, कितने डेथ्स हुए. प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपको 21 दिन के अंदर करना पड़ेगा. सो दैट इज सेट बाय द आरजीआई.
अभी RGI होता क्या है, क्विकली लेट अस अंडरस्टैंड। हियर लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा है ये ऑफिस, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑफिस बनी थी 1949 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। नाउ इसका एक्चुअली पूरा नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट्स द फुल नेम ऑफ इट। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसस कंडक्ट करने के लिए। सेंसस क्या होता है, सेंसस जो है इट इज बेसिकली काउंटिंग द पॉपुलेशन, कितना मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, बच्चे, ये सब जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा गवर्नमेंट निकालती है ताकि गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग कर सके, इसको हम बोलते हैं सेंसस। सेंसस जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एक बार होता है 10 सालों में। 10 साल में एक बार ये सेंसस होता है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में एंड द नेक्स्ट सेंसस वाज सपोज्ड टू हैपन इन 2021, 2021 में, बट ये नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड, देन उसके बाद इलेक्शंस हुए, इसीलिए इनको टाला गया एंड द नेक्स्ट सेंसस इज गोइंग टू हैपन इन 2026। राइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम है सेंसस कंडक्ट करना, सर्वेज कंडक्ट करना, इंप्लीमेंट करना एक इंपॉर्टेंट एक्ट विच इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट, जो आया था 1969 में और इसको अमेंड भी किया था 2023 में। अभी जो ऑफिसर है वो कौन है, ही इज मृत्युंजय कुमार नारायण। तो अभी रजिस्ट्रार जनरल अगर पूछेंगे, स्पेशली बिकॉज सेंसस आने वाला है, यू शुड नो दिस नेम। क्लियर? तो ये हमने देखा RGI के बारे में, जिन्होंने बोला है कि 21 दिन में पब्लिक और गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस करने चाहिए। बर्थ्स तो हो रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहे, इसलिए डेटा चाहिए हमको एंड देयरफॉर ही हैज टोल्ड द हॉस्पिटल्स टू डू सो। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू एक्सट्रेडिशन। तो हमने इस हफ्ते देखा था कि यहाँ पे मेहुल चौकसी, हु इज मेहुल चौकसी, ये एक फ्यूजिटिव है, यानी ये एक क्रिमिनल है जो यहाँ से भाग के दूसरे कंट्री चले गए हैं। अभी हमको इनको वापस लेके आना है, इसीलिए हमने बेल्जियन अथॉरिटीज से मांग की है कि प्लीज तुम उनको भेजो यहाँ पे, ताकि हम इनका केस यहाँ इंडिया पे ट्राई कर सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सट्रेडिशन क्या होता है। एक्सट्रेडिशन इज जब कोई क्रिमिनल कंट्री ए से कंट्री बी भागता है, ठीक है, एंड हम कंट्री बी से वापस मांग करते हैं कि प्लीज तुम हमारे क्रिमिनल को वापस लेके आओ ताकि हम जस्टिस यहीं इसी कंट्री में कर सकते हैं विद रिगार्ड टू दिस केस, बिकॉज ये जो क्रिमिनल है ये एस्केप करना चाहता है एंड ही इज फ्लीइंग टू अनदर कंट्री। क्लियर? इंडिया में कौन सा एक्ट है इसके रिलेटेड, वी हैव एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962 एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी ट्रीटी बेस्ड और नॉन ट्रीटी बेस्ड, यानी कि जो कंट्री के साथ हमने अग्रीमेंट साइन किया है, ट्रीटी साइन की है, उनके साथ ये लागू होता है एंड इवन द वंस दैट डोंट हैव द ट्रीटी आल्सो। तो यहाँ पे ये जो मेहुल चौकसी है, ये 13,000 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया है और ये भाग गए हैं दूसरे कंट्री में। और इनके भी जो नेफ्यू है नीरव मोदी, इन्होंने भी ऐसा ही क्राइम किया है। सो वी वांट हिम टू कम बैक टू इंडिया। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रेडिशन में, ये याद रखना है। फर्स्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? एस जयशंकर। ये इनिशिएट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं हमारा एक्सट्रेडिशन, यानी कि नाउ इमेजिन वी हैव आवर फ्यूजिटिव इज इन बेल्जियम, सो इन दैट केस हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं और हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि प्लीज हमको ये क्रिमिनल वापस हमारे कंट्री में भेजो। उसके बाद सीबीआई और ईडी जो होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये प्रिपेयर करता है केस, ये एविडेंसेस और सब कलेक्ट करता है एंड फाइनली कोर्ट्स इन द रिक्वेस्टेड कंट्री इवैल्यूएट इफ द एक्सट्रेडिशन शुड प्रोसीड। तो ये इन्होंने जो भी एविडेंस दिया है, फिर वो जो दूसरी कंट्री है, बेल्जियम की कंट्री है, ये पूरा देखेगी क्या ये एक्चुअल में क्रिमिनल है या नहीं है, या ऐसे ये परसिक्यूट कर रहे हैं लोग इसीलिए इनको बचाया जाना चाहिए। ऑल ऑफ दैट दे आर गोइंग टू सी। तो इनके कोर्ट्स जो है ये चेक करते कि उसको भेजना चाहिए कि नहीं। Now, treaty versus non-treaty extradition. When we talk about treaty based, मैंने बोला जहां पे दो कंट्रीज, मान लो इंडिया और कोई दूसरी कंट्री ने एक ट्रीटी साइन किया एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो भी होता है ट्रीटी के दौरान दैट इज फॉलोड। सो इट हैपेंस एज पर द टर्म्स जो अग्री किया है इंडिया और दूसरे कंट्री ने। मान लो वी हैव अ नॉन ट्रीटी बेस्ड एक्सट्रेडिशन। इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हेन एक्सट्रेडिशन विल स्टिल बी पॉसिबल अगर कंट्री मान, यानी
अभी ट्रीटी नहीं है, पर अगर दूसरी कंट्री मान जाएगी देन स्टिल द एक्सट्रेडिशन विल बी पॉसिबल। ये नॉर्मली होता है जब दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस बेटर करना चाहते, गुडविल, यू नो, इट्स अ ट्रू केस। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरी कंट्री बोलती है कि हमारा ट्रीटी तो नहीं है, बट फिर भी हम ये जो क्रिमिनल है आपको आपकी कंट्री में भेज सकते हैं। सो दैट इज द टू केसेस विद रिगार्ड टू ट्रीटी एंड नॉन ट्रीटी। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कंडीशंस क्या होते हैं एक्सट्रेडिशन के लिए। यहाँ पे ही शुड बी अ क्राइम, द ऑफेंस जो है, ओके, जहां पे उन्होंने जो भी किया है, इट शुड बी अ क्राइम इन बोथ द कंट्रीज, यानी ए कंट्री में भी और बी कंट्री में ये जो क्राइम उन्होंने किया है दिस शुड बी वैलिड इन बोथ द कंट्रीज। ऐसा नहीं कि एक कंट्री में तो क्राइम है, दूसरी कंट्री में ये क्राइम नहीं है, देन द एक्सट्रेडिशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। ओके, सो विद रिगार्ड टू द ऑफेंस दैट इज देयर, ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लो कि हमने पॉलिटिकल बेसिस पे किसी को एक क्रिमिनल ठहराया है, ओके, कि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल ऑफेंसेस किए, इन दैट केसेस हम एक्सट्रेडिशन यहाँ पे नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज ऐसे ही ऑपोजिशन पार्टी को अगर हम क्रिमिनल बताएं, राइट, दैट इज नॉट फेयर, राइट। तो इसीलिए पॉलिटिकल नहीं, मेनली इकोनॉमिकल क्राइम्स होते हैं या सोशल क्राइम्स होते हैं, देन ओनली दिस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। फिर रिक्वेस्टेड कंट्री जो है ये डिनाई भी कर सकते कि नहीं, हमको ये क्रिमिनल को नहीं भेजना बिकॉज तुम्हारी जो कंट्री में फेयर ट्रायल नहीं होते, राइट। तो अगर ये डाउटफुल होता है कि यहाँ पे ट्रायल अच्छे से नहीं होगा, जस्टिस अच्छे से नहीं देंगे, देन ये एक्सट्रेडिशन को डिनाई भी कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट या अनफेयर प्रोसिक्यूशन होगा, देन दे कैन ऑल्सो डिनाई एक्सट्रेडिशन, ये ब्लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि आगे से तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस इन मेहुल चोकसी केस? ये अभी जो है एक इंडियन सिटीजन नहीं है, ही इज एन एंटीगुइन सिटीजनशिप। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया का जो क्लेम है कि आप वापस हमारे जो सिटीजन था उसको वापस लेके आने का ये जो क्लेम कर रहा है इंडिया, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज नाउ ही इज नो मोर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, बिकॉज यहाँ पे देर इज अ फियर ऑफ एलिज्ड किडनैपिंग, टॉर्चर, डिनाइल ऑफ फेयर ट्रायल। तो यहाँ पे मेनली वी विल सी दैट एक्सट्रेडिशन एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं मे नॉट बी फ्रूटफुल बिकॉज यहाँ पे एक क्लेम होता है कि देयर विल बी टॉर्चर्ड या इनका यहाँ पे डिनाइल होगा फेयर ट्रायल का। सो दैट इज व्हाई एक्सट्रेडिशन मे नॉट बी पॉसिबल इन दिस केस। इंटरपोल ने भी अपना जो रेड नोटिस है, वी नो दैट इंटरपोल जो है एक इंटरनेशनल बॉडी होती है जहाँ पे वेरियस पुलिस ऑफिसर्स को कम्युनिकेट करता है अगर कोई क्रिमिनल होता है। तो इन्होंने अपना विड्रॉ किया बिकॉज ही सेड दैट, दे सेड दैट इट इज पॉलिटिकल टारगेटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। सो दैट वाज द यहाँ पे क्लेम दैट वाज गिवन बाय इंटरपोल, जिसके कारण अभी ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल भी नहीं है। एंड फाइनली बेल्जियम की जो लीगल सिस्टम है ये बहुत स्ट्रिक्ट है ह्यूमन राइट्स के केस में। सो अगर उनको लगता है कि यहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाएगा, देन दे विल नॉट सेंड द पर्सन, सो दे विल नॉट सेंड मेहुल चोकसी इन दिस केस। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा एक्सट्रेडिशन के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहां पे? केरला में। तो इस दौरान हमने आशा के बारे में देखा था। आशा क्या होती है? आशा, इसका फुल फॉर्म है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये कौन होते हैं? दीज आर लाइक ट्रेन्ड फीमेल हेल्थ वर्कर्स जो घर घर जाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, दे आर लाइक द फर्स्ट यू कैन से कॉन्टैक्ट विद रिगार्ड टू हेल्थ केयर। ये एक इंटरमीडिएरी का काम करते हैं बिटवीन द कम्युनिटी एज वेल एज द पब्लिक हेल्थ कैन से डॉक्टर्स। तो ये बीच का एक सिचुएशन होता है जहाँ पे ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, जितना हमने काम किया उस बेसिस पे होता है। इनके अलावा हमारा कोई पेंशन नहीं होता। सो दैट इज व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स इन केरला। तो ये पूरा हमने देखा था विद रिगार्ड टू दिस। अभी कौन बन सकता है एक आशा वर्कर? यहाँ पे अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी रूरल एरिया में दे शुड बी द फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विलेज, ओके, और द एरिया, या एसएचजी में काम करना चाहिए। एंड दे शुड बी क्वालिफाइड एटलीस्ट टू हैव अ मिनिमम 10 स्टैंडर्ड। ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, सो इट्स नॉट फिक्स्ड।
क्लियर? एंड अर्बन रीजन में अगेन जो स्लम एरियाज में है, दे शुड बी फ्रॉम द स्लम एरिया, उनको ट्रेनिंग किया जाता है एज वेल एज दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, गुड लीडरशिप स्किल्स। एंड स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि तुम चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्टेटस, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एंड सो ऑन। तो अभी ये डिमांड क्या कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी होनी चाहिए ये 21,000 पर मंथ होनी चाहिए, एज वेल एज यहाँ पे हमको 5 लाख एक लंप सम चाहिए जब हम रिटायर करते हैं, लाइक पेंशन, राइट? सो ये एक लंप सम चाहिए, एक अमाउंट जो कहते हैं। सो दे डोंट वांट इट टू बी लाइक अ वॉलंटियरिंग वर्क, दे वांट इट टू बी अ प्रॉपर जॉब, ये चाहते हैं। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू आशा वर्कर्स। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, और ऐसा पहला स्टेट है जिसने ये काम किया है शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन में। कौन सा है ये स्टेट? यस, इट इज तेलंगाना। ये वन लाइनर में आ सकता है। So let's understand what is subcategorization. Subcategorization का मतलब है कि हम शेड्यूल कास्ट जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द बैकवर्डनेस, ओके, बेस्ड ऑन द बैकवर्डनेस, ताकि जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है ये सिर्फ उन्हीं कम्युनिटीज को मिले जो एक्चुअल में डिजर्विंग है। तो मान ली दीज आर शेड्यूल कास्ट, ओके। नाउ देयर आर डिफरेंशिएटिंग शेड्यूल कास्ट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, ताकि जो ऊपर का जो स्टार्टा है, दे प्रोबेबली उनके पेरेंट्स अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सो दे आर वेरी वेल यू कैन से एजुकेटेड, उनका स्टेटस अच्छा है, तो इनको यहाँ पे रिजर्वेशन ना मिले। जस्ट लाइक द क्रीमी लेयर इन ओबीसीज, वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं। एंड कौन से स्टेट ने किया है? दिस इज डन बाय तेलंगाना, ताकि जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स है ये एक्चुअली जो रिक्वायर्ड नीडी जो पीपल है इनको ही मिले। सो द गोल इज टू प्रिवेंट रिलेटिवली एडवांस्ड एससी सब कास्ट फ्रॉम कॉर्नरिंग मोस्ट ऑफ द रिजर्वेशन। तो ये जो ऊपर के जो कास्ट है दे शुड नॉट गेट द रिजर्वेशन बिकॉज देन इट इज नॉट फेयर फॉर द एक्चुअली डिजर्विंग कम्युनिटी। तो ये है सब कैटेगराइजेशन। एंड हम देखते हैं ये कौन से केसेस के थ्रू आया था। देयर आर 2 केसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट वन इज ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन्होंने कहा था कि द सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी जो है ये हम नहीं कर सकते बिकॉज एससी जो है अपने आप में ही बहुत बैकवर्ड है, तो सबको मिलना चाहिए। बट इसको यहाँ पे ओवररूल किया था कौन से केस में? दिस वाज ओवररूल्ड बाय स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंद्र सिंह केस, और ये बहुत रीसेंट केस है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने ओवररूल किया था ईवी चिन्नैया के केस में, और उन्होंने बोला नहीं, ऐसे कुछ कम्युनिटीज होती है जिनको नहीं मिलना चाहिए एंड ऐसे कम्युनिटीज होती है जिनको बिल्कुल मिलना चाहिए। सो दैट इज व्हाट with regard to Davindra Singh versus state of Punjab, and here we see कि अभी even with regard to the original jurisdiction जो 2020 में आया, it was reaffirmed and operationalized through constitutional bench in 2023। तो ये एक recent case यहाँ पे affirm किया है कि ये जो सब categorization of SCs है ये होना चाहिए just like a creamy layer concept in OBCs। तो ये decision को यहाँ पे overrule जो किया था अभी यहाँ पे बोला है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। एंड दिस अर्लियर केस जो ईवी चिन्नैया है, इन्होंने बोला कि नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट जो है दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड वंस दे आर नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 341, कि एक बार उनको रिजर्वेशन मिला यू कैन नॉट रिमूव। दिस वाज सेड इन द ओल्डर केस। लेकिन नए केस में यानी पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंद्र केस ने बोला कि सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो ये फाइनल आप याद रखना कि सब कैटेगराइजेशन हो सकता है विद रिगार्ड टू एससीज जस्ट लाइक वी हैड इन ओबीसीज। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है जीनोम इंडिया से रिलेटेड है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। सो दिस इज genome sequencing, okay, what is genome sequencing? पहले genome sequencing पहले let's understand what is DNA। हमने देखा DNA जो है it is full form is deoxyribose nucleic, और ये कैरी करता है बहुत सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये 4 बेसिस से बनता है डीएनए, which are the 4 bases. These are called as 4 nucleotide bases: adenine, cytosine, guanine and thymine। यही 4 से बनके डीएनए बनता है। Now DNA consists of number of genes, और ये genes क्या होते हैं? They give information,
ओके कि आपके आईज को बोलता है कि कौन सा कलर होना चाहिए, आपके हेयर का कौन सा टेक्सचर होना चाहिए, कर्ली है, वेवी है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट इज देयर, इट इज प्रेजेंट इन जीन्स. क्लियर? और जीन्स को अगर हम साथ में लेके आए, दैट होल थिंग इज कॉल्ड एज जीनोम, यानी द होल बुक विच कंसिस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज जीनोम. ठीक है? सो डीएनए इज लाइक अल्फाबेट्स, whereas genes are like your paragraphs, okay, paragraphs, and genome is your whole book. तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो. तो जीनोम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ जो है, पूरा बुक जो है, ये होता है हमारा जीनोम, द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए. और कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने ऐसे पेयर्स आप पाओगे? इट विल बी अराउंड 3.2 बिलियन पेयर्स, 3.2 टू बी प्रिसाइज. क्लियर? तो ये पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि आपका स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, आपका जो डिजीज इम्यूनिटी कैसी है. ऑल ऑफ दैट इज मेनली understood by looking at the genome of a person. Is that clear? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस जब आप डिटरमाइन करते हो एग्जैक्टली तुम्हारा सीक्वेंस क्या है. एंड वी फाइंड दैट 99.9% हमारा जो सीक्वेंस है इन अमंग द इंडिविजुअल्स, दे आर ऑल द सेम. बट ये 0.1% जो है, दैट इज द गेम चेंजर, राइट? सो अराउंड 1% की अब बात करो, 1% इज द एक्चुअल वन दैट डिफर्स बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स एंड सो ऑन, राइट? सो दैट इज व्हाट जीनोम सीक्वेंसिंग इज. और अभी हमने प्रोजेक्ट के थ्रू पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग किया. उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. ये स्टार्ट किया था 2020 में. और हु इज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस? इट इज प्रोफेसर विजयलक्ष्मी रविंद्रनाथ. प्रोफेसर विजयलक्ष्मी रविंद्रनाथ, यू नीड टू नो दिस नेम एज वेल. क्लियर? सो यहां हम सीक्वेंस करेंगे 10,000 ऐसे इंडिविजुअल्स का. तो पूरा जीनोम हम स्टडी करेंगे कितने इंडिविजुअल्स का? 10,000. एंड दे आर कमिंग फ्रॉम 83 ग्रुप्स. ठीक है? इट विल बी फ्रॉम ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल ग्रुप्स. अभी ये जो प्रोजेक्ट है कौन लीड कर रहा है? इट इज लेड बाय सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. कहां पे है? बेंगलुरु में है. अलोंग विद दैट देयर आर 20 इंस्टीट्यूशंस दैट आर हेल्पिंग. और ये पूरा फंडिंग दे रहा है कौन? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्लियर? नाउ ये करने से क्या होगा? ये सीक्वेंसिंग करने से 10,000 इंडिविजुअल से क्या होगा? इससे मेनली यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से लोग ससेप्टेबल है किस डिजीज के लिए. इससे हम मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंगली, टेलर मेड मेडिसिन, कि ये जो जीन है इसमें ये मेडिसिन अच्छे से काम करेगा. सो एक पूरा हमारे पास नॉलेज होगा. इसे ट्रीटमेंट में समझ में आएगा कि ये क्यों फेल हो रहा है या क्यों ये काम कर रहा है. ऑल ऑफ दिस इज अंडरस्टूड एंड वी कैन एक हेल्थ केयर में एक नया एक अरेना ओपन करेगा. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दैट वी सी इन टुडेज टाइम्स. इनफैक्ट ये जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से हमने लिया है, सीखा है, and that is called as Human Genome Project. Now this is an international study. Okay, this was an international project. कौन से countries थे? Around 20 institutes थे from 6 countries. That is France, Germany, Japan, China, UK, US. India was not part of it. ठीक है? तो इंडिया ने हमारा खुद का स्टार्ट किया है. So this was the first one that started in 1990 and 2003 में खत्म हुआ. But now it is very faster to do genome sequences because of the technology that we have. यहाँ तो time लगा because of course technology was not in place. But अभी computers इतने fast हुए हैं, so everything is possible. तो हमारा जो project कब start हुआ था? 2020 में, and we have successfully completed the genome sequencing of 10,000 individuals. Let's now proceed to the next article. अगला जो article है, it is with regard to ऑपरेशन ब्रह्मा एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है. सो रिसेंटली क्या हुआ था? अर्थक्वेक हुआ था. कहां पे? वी नो इन रीजन्स लाइक म्यांमार एंड थाईलैंड, राइट? देयर वाज एन अर्थक्वेक. तो इसी रिस्पांस में इंडिया ने इन कंट्रीज की सहायता की, स्पेशली म्यांमार की. और कौन से ऑपरेशन के दौरान? ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्रह्मा. सो मेनली ये अर्थक्वेक हिट कंट्रीज लाइक म्यांमार को यहाँ पे सपोर्ट किया था, उनको एड दिया गया था, उनको मेडिसिन, जो भी एसेंशियल सर्विसेज चाहिए ये हमने दिया था. नाउ व्हाट हैज हैपेंड वाज एक इंस्टेंस दिखा गया था ऑफ जीपीएस
स्पूफिंग. व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग? इसमें से एक साइबर अटैक होता है जहां पे एक फॉल्स जीपीएस सिग्नल. जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. जीपीएस का हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, राइट? तो जब ये जा रहे थे, दे फाउंड दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फॉल्स सिग्नल दैट वाज कमिंग इन. कोई यहाँ पे साइबर अटैक हो गया था एंड दे वर मेनली डाइवर्टिंग देयर वे टू एक्चुअली गो टू द एग्जैक्ट लोकेशन दैट इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे एक फॉल्स सिग्नल्स वर ट्रांसमिटेड और ये एयरक्राफ्ट को मिसलीड किया गया था और जो शिप्स भी है उनको मिसलीड किया गया था. सो यहाँ पे a day after sources we find that they were carrying, they faced this GPS spoofing and that was something that we had to know. So GPS spoofing पूछ सकते हैं कि क्या है exactly. एक बस एक अटैक हुआ था, साइबर अटैक, जहां पे तुम फॉल्स लोकेशन देते हो. मतलब जैसे कि you know somebody ask you the way and you say आप उसको बता रहे हो and suddenly आप बोलते हैं कि अरे वहां पे लेफ्ट लेना था. So all this you know यहाँ पे तो आप तो एक्चुअल में आप गलती करते हो, right? Because you are not seen and एक लेफ्ट आना था. लेकिन मान लो कि कंप्यूटर में से ही कोई ये चेंज कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो वो होता है जीपीएस स्पूफिंग. तो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल देन. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू द मून्स ऑफ सैटर्न. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज वी फाउंड सम न्यू मून्स सैटर्न में. And how many are the total moons that the Saturn has, the planet has? It is a total of 274 moons. इतने सारे. In fact, solar system में किस प्लैनेट में सबसे ज्यादा मून्स है? इट इज सैटर्न ओनली. ठीक है, सैटर्न में सबसे ज्यादा मून्स है. नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस बिकॉज कनाडा फ्रांस के टेलीस्कोप ने कंफर्म किया है कि ये जो है ये मून्स ही है. तो कुछ बेसिक ट्रिविया जान लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में. सबसे ज्यादा मून्स कहां पे है? सैटर्न में है एंड दूसरा है जुपिटर जब पे 95 मून्स है. नाउ जिस प्लैनेट में कोई भी मून नहीं है, व्हिच इज दैट इज मर्क्यूरी एंड वीनस. इनफैक्ट अर्थ हैज जस्ट one, which is हमारा जो मून है, राइट? सो द लार्जेस्ट मून दैट वी टॉक अबाउट, इट इज गैनीमेड. और ये किस प्लैनेट का मून है? दिस प्लैनेट इज ऑफ जुपिटर. जुपिटर का मून है गैनीमेड एंड दैट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल मून्स. एंड इफ दे आस्क यू व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मून्स, दैट वुड बी सैटर्न. ठीक है, सैटर्न का सबसे बड़ा मून का नाम क्या है? सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन. इट इज लार्जर इवन देन मर्क्यूरी. सो दैट इज हाउ दिस ट्रिविया कैन हेल्प यू इवन इन योर A-Let exam. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है जलियनवाला बाग मैसेकर के बारे में. तो हमको पता है कि 13 April 1919 what happened? We know the Jallianwala Bagh massacre happened. क्यों हुआ था ये मैसेकर? बिकॉज हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे जलियनवाला बाग में. बिकॉज कौन सा फेस्टिवल था? बैसाखी का फेस्टिवल. इट वाज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो बूढ़े, बच्चे, औरतें ये सब मिल गए थे टू सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल. बट तभी क्या हुआ था? इन द स्टेट ऑफ पंजाब मार्शल लॉ वाज इन्वोक्ड. मार्शल लॉ इन्वोक किया गया था जिसके कारण लार्ज गैदरिंग्स वर नॉट अलाउड, राइट? तो ये जो वहां पे जनरल थे, उनके जो मिलिट्री ऑफिसर थे जिनका नाम है जनरल रेजिनाल्ड डायर, इन्होंने क्या किया? ये जब उनको पता चला कि लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने नहीं देखा कि फेस्टिवल है या हथियार रिवोल्ट करे, उन्होंने कुछ नहीं यहाँ पे समझा. व्हाट ही डिड इज ही लॉक्ड द गेट्स ऑफ द गार्डन और उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की. बहुत लोग यहाँ पे मर गए एंड मेनली यहाँ पे प्रोटेस्ट और सब होने लगा आफ्टर द रॉलेट एक्ट. सो रॉलेट एक्ट क्या हुआ? रॉलेट एक्ट हैपेंड एन इंसिडेंट बिफोर द जलियनवाला बैग मैसेकर, जहां पे कहा गया था कि यू कैन नॉट पोजेस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, यू कैन नॉट इवन टॉक इल अबाउट द गवर्नमेंट. अगर आपके पास कुछ सेडिशन मटेरियल मिल जाता है या आपके पास गन्स और सब मिल जाते हैं तो हम आपको डायरेक्टली अरेस्ट करेंगे विदाउट अ ट्रायल. अरेस्टिंग विदाउट अ ट्रायल. तो बहुत सारे यहाँ पे पंजाब के लीडर्स अरेस्ट हुए थे, जैसे सैफुद्दीन किचलू है, डॉक्टर सत्यपाल है. तो जब ये अरेस्ट किए गए थे, वी सी दैट मार्शल लॉ हुआ था इन पंजाब बिकॉज बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. सो उस मार्शल लॉ की वजह से जब यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, जनरल डायर ने फायर करना स्टार्ट किया. सो द की ऑफिसर्स दैट वी हैव रेजिनाल्ड डायर, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? माइकल ओ ड्वायर. इनफैक्ट माइकल ओ ड्वायर को उधम सिंह ने शूट किया था जब वो लंदन में थे. व्हेयरएज रेजिनाल्ड डायर को हंटर कमीशन करके थी. हंटर कमीशन, इट वाज हेडेड बाय
विलियम हंटर, इन्होंने यहाँ पे बोला कि यस रेजिनाल्ड डायर जो है गिल्टी है, उनको काम से निकाला था। बट यूके के जो लोग हैं दे स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स बिकॉज बेचारे रेजिनाल्ड डायर का जॉब चला गया था। सो दैट इज द होल स्टोरी ऑफ जलियनवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल को हुआ था। ना यहाँ पे सर शंकरन नायर, इनके बारे में बताया है। हु इज शंकरन नायर? ये एक लॉयर है, नेशनलिस्ट है, सोशल रिफॉर्मर है, केरला से, ठीक है। सो यहाँ पे एन इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज दैट ही इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। जो आईएनसी के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट थे ये थे, एंड ही केम इट एट द एज ऑफ 40, ठीक है। 1897 में एक प्रेसिडेंट बने थे। ही वाज आल्सो द परमानेंट जज एट द मद्रास हाई कोर्ट। इन्होंने पब्लिश किया बुक विच इज कॉल्ड एज गांधी एंड अनार्की। दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, क्लियर। तो इन्होंने रिजाइन भी किया था जब ये मैसेकर हुआ था। ही ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम द वाइसरॉयज काउंसिल, ये काउंसिल का पार्ट बन गए थे, एंड ही रिजाइन। एंड इट इज सेड दैट यहाँ पे क्या हुआ था दैट देयर वाज अ केस, इन्होंने यहाँ पे जो ड्वायर है, माइकल ओड्वायर जो है गवर्नर, he filed a defamation lawsuit against नायर। ओके, यहाँ पे नायर जो है हार गए थे केस, नायर को पे करना पड़ा 500 पाउंड यहाँ पे इन डैमेज विद रिगार्ड टू कि उन्होंने डिफेम किया था किसको, गवर्नर जनरल को। बट इनका यहाँ पे एफर्ट्स दिखता है कि कितना उन्होंने साहस दिखाया। ही शोड डिफायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, राइट। इट शोज अबाउट हिज करेज एंड ब्रेवरी एंड टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ। इसीलिए, एंड ही इज अ लॉयर, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर about this personality. So standing for the truth, standing for justice. Let's proceed to the next article. अगला जो article है, it is with regard to India, Italy जो forward लेगी IMEC initiative को। What is IMEC? Okay, so recently हम देखते हैं कि एस जयशंकर और उनके काउंटरपार्ट, इटली के काउंटरपार्ट मिले थे, and they decided to deepen their ties. So IMEC जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंडिया से लेके हम यहाँ पे with regard to यूरोप connect कर रहे हैं। So there are two parts. The first part is connecting India to you can say the Middle East, and second part is Middle East towards the you can say Europe. तो ये दो पार्ट है. So this is called as the eastern part and this is called as the northern corridor. Eastern corridor, northern corridor. तो जान लेते हैं which are the important ports that we have to remember. तो ये IMEC जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन 2023 G20 के मीटिंग में, और G20 का मीटिंग कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली, व्हेन इंडिया वाज द प्रेसिडेंट, तभी ये डिसाइड किया था। दैट इज व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ट्रीटी। तो यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट, कौन से प्लेसेस आपको याद रखना है? इंडिया में यू हैव मुंड्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये वाला मुंबई में है, बाकी दो गुजरात में है। इनके अलावा मिडिल ईस्ट में कौन से पोर्ट्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे? फुजैरा, जबल अली, अबू धाबी, दमाम एंड रसल खेर, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया, सो मिडिल ईस्ट तक। सो दिस इज कॉल्ड, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द ईस्टर्न कॉरिडोर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द नॉर्दर्न कॉरिडोर, जहां पे हम मिडिल ईस्ट से लेके कनेक्ट कर रहे हैं यूरोप तक। सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट इजराइल का जो हैफा पोर्ट है, यूरोप का पिरेस, मेसिना विच इज इन इटली एंड मार्साई विच इज इन फ्रांस। यू नीड टू नो, दे कैन गिव यू इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग ऑल्सो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या हम कनेक्ट कर रहे हैं? वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, जैसे कि रेलवेज, शिप टू रेल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन पाइपलाइंस, डेटा केबल्स, ये सब कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक एन ऑल्टरनेटिव, ये एक टक्कर देने वाला है BRI को। BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये किस कंट्री का है? ये है चाइना का। जैसे चाइना कनेक्ट करना चाहती है द ओल्ड सिल्क रूट, चाइना से ऑल द वे टू यूरोप, ये एक दूसरा ऑल्टरनेटिव इंडिया अपना स्टार्ट कर रहा है, विच इज कॉल्ड एज द IMEC along with the other countries, जहां पे हम भी हमारे ट्रेड और रिलेशंस बढ़ा सके towards the European countries। तो ये पूरा हमने देखा था IMEC के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। ये वन लाइनर्स की तरह हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि कौन सा स्टेट बनेगा फुल्ली डिजिटल लिटरेसी, यानी कि उनको पता है विद रिगार्ड टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज दैट स्टेट? दैट इज केरला। तो केरला ने अपना एक खुद का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, डिजी केरला, जहां पे लिटरेसी फैलाना चाहते हैं इवन टू द ओल्ड एंड द यंग विद रिगार्ड टू डिजिटल लिटरेसी। तो ये आपको वन लाइनर में समझना है। नेक्स्ट इज कौन से
टेम्पल को यहाँ पे केरला ने ओपन किया था टू ऑल द सेक्शंस। पहले ये सिर्फ कुची अपर कास्ट के लिए वैलिड था, लेकिन अभी इट इज नाउ ओपन टू ऑल द सेक्शंस। व्हिच इज दैट टेम्पल? दैट इज पिलीकोडे रायाराम मंगलम टेम्पल। ये केरला में है, तो ये भी आपको वन लाइनर के फॉर्म पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन कौन सा है? Poverty free constituency recently disclosed by the Kerala Chief Minister who is Pinarayi Vijayan। क्या है, इन्होंने क्या बताया कि धर्मदम जो है it is going to be the Kerala's first ever poverty free constituency and by November 1st यहाँ पे poverty नहीं होगी, extreme poverty नहीं होगी। तो ये पूरा हमने देखा था। नेक्स्ट इज DRDO के बारे में हमने एक नया एक आविष्कार देखा था। What is that? It is Mark 3 laser directed energy वेपन। इसको हम ड्यू कहते हैं, सो शॉर्ट फॉर्म में ड्यू भी दिखाई देगा। ड्यू क्या है? DRDO ने बनाया है ताकि जो ड्रोन्स है, जो मिसाइल्स हैं, इसको लेजर की मदद से, लेजर एनर्जी की मदद से इसको डिसेबल कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज ड्यू व्हिच इज डिसेबलिंग मेनली दीज मिसाइल्स, दिस ड्रोन्स, जो स्मॉलर प्रोजेक्टाइल्स हैं, हाई लेजर बीम से तुम इसको डिसेबल कर रहे हो। तो इसका टेस्टिंग किया था कुर्नूल आंध्र प्रदेश में इन द नेशनल ओपन एयर रेंज। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल एक्सरसाइज के बारे में है। ये पहले बार इनॉग्रल एक्सरसाइज हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? इट इज एक्सरसाइज एक में। एक में किस कंट्रीज के बीच में है? अफ्रीका और इंडिया के बीच में है। एक में का मतलब है यूनिटी इन संस्कृत, और ये दोनों कंट्रीज अपना नेवल ऑपरेशंस बढ़ाना चाहते हैं। कौन होस्ट कर रहा है ये एक्सरसाइज? इट इज होस्टेड बाय इंडिया एज वेल एज तंजानिया। एंड वेयर इज दिस हैपनिंग? इट्स हैपनिंग इन दर एस सलाम, तंजानिया। ये 6 दिन का एक्सरसाइज है। 10 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि कोमोरोस, जिबूती, एरिट्रिया, कीनिया, वी हैव मैडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सीशेल्स, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड तंजानिया। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी हेल्प करेगी, स्पेशली इन द इंडियन ओशन, पायरेसी को कॉम्बैट करना, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, यू नो, ऑल दिस दे आर गोइंग टू बी टीचिंग बोथ द नेवीज, दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर टाइज विद रिगार्ड टू दिस। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज विद रिगार्ड टू एक्सरसाइज दस्तलिक। ये किस कंट्रीज के बीच में ये जो एक्सरसाइज है? नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज मेनली आस्क्ड इन एलिट, ऐसे मैच द फॉलोइंग के तौर पे आता है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस और कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है ये सब पता होना चाहिए। सो एक्सरसाइज दस्तलिक जो है, इट इज कंडक्टेड बिटवीन व्हिच 2 कंट्रीज? इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान, एंड दिस ईयर इट इज हैपनिंग इन पुणे। ठीक है, ये अप्रैल 2024 में हो रहा है। लास्ट ईयर इट वाज इन, सो इट ऑल्टरनेट होता है, एक बार इंडिया में होता है, उसके बाद उज्बेकिस्तान में होता है, वापस इंडिया में होता है। तो इस बार ये इंडिया में हो रहा है, पुणे में हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू दिस वीक्स वीकली रैप अप। वी हैव रिवाइज्ड ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ दिस वीक। आई होप you have understood them all. If you have any doubts, if you have any other questions, you can use the chat box to ask them. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.